गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ेंगे अपना जो नेक्स्ट सेम चैप्टर है, सेकंड पार्ट आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, हम ये पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो यानी कि रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे होती है वो देखेंगे हम। अब देखिए कि सबसे मेन रीजन हमने क्या देखा था पीछे, टैक्स। सबसे मेन रीजन हमने क्या देखा रेवोल्यूशन का, वो होता है टैक्स बढ़ाना, है ना। तो जो लुईस 16 था, हम प्रीवियस सेक्शन पढ़ चुके हैं, तो मेन रीजन ऑफ रेवोल्यूशन है ना, वो क्या है, टू इंक्रीज टैक्स, ठीक है ना। मेन रीजन जो है रेवोल्यूशन का वो तो इंक्रीज करना टैक्स, और वो टैक्स इंक्रीज करने वाले भाई साहब कौन थे, लुईस 16, ठीक है ना, ये थे। अब आप ये सोचे कि जो कैसे मतलब जो है ये सब होगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो ओल्ड रीजन है फ्रांस के अंदर, ओल्ड रीजन में पुरानी जो सत्ता है ना, दी मोनार्च जो है, दी मोनार्च did not have the power to impose टैक्स। देखिए ओल्ड रीजन जो है उनके पास पावर नहीं टैक्स इंपोज करने की, मतलब राजा खुद अपने मजे टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, टैक्स लगा नहीं सकता है, तो टैक्स कौन लगाएगा, है ना। तो टैक्स लगाने के लिए इसको क्या करनी पड़ेगी, किंग को कॉल करनी पड़ेगी, कॉल दी मीटिंग्स ऑफ द स्टेट जनरल। अब ये स्टेट जनरल एक बॉडी, एक गवर्नर, एक ऐसी बॉडी है जो टैक्स का जो प्रपोजल होता है किसका, किंग का, उस प्रपोजल को ये स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, मतलब उस पर डिसीजन ये लेती है, ठीक है। किंग को अगर टैक्स बढ़ाना तो डिसीजन कौन लेगा, स्टेट जनरल लेती है, ठीक है ना। अब स्टेट जनरल ले तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई सालों तक इसे बुलाया नहीं गया था, मीटिंग ही नहीं बुलाया गया था, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताऊं जनरल, स्टेट जनरल है क्या, ये एक पॉलिटिकल बॉडी है, पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है ना। इस पॉलिटिकल बॉडी में 3 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, 3 स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल बॉडी जिसके अंदर तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो यहाँ पे होते थे, ठीक है ना। मोनार्च जो है अकेला डिसाइड नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम ये है कि जो मोनार्च है, ठीक है ना, मोनार्च अलोन, अकेले, अलोन कुड डिसाइड। हाँ, अब ये कि जब मोनार्च है वो बुलाएगा इसकी मीटिंग कब आएगी, तो ये डिसाइड करता है कि decides when to call a meeting, मैंने इसे मीटिंग में बुलाने का काम कौन करने वाला है, ये करेगा। डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा इस मीटिंग मुझे कब बुलानी है, ठीक है ना। लास्ट मीटिंग जो थी इसकी, लास्ट मीटिंग जो थी गवर्नर इसी स्टेट जनरल की, लास्ट मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल वॉज इन 1614, यानी 1614 में उसको बुलाई गई थी, ठीक है। और अभी 1789 चल रहा है, कैसा है। तब देखिए क्या होगा कि 5 मई को क्या होता है, 5 मई 1789 को लुईस 16 क्या करता है, लुईस 16, ठीक है, ये क्या करता है, मीटिंग बुलाता है, कॉल्ड द मीटिंग, ठीक है। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग टू पास न्यू टैक्स, अब नए टैक्स लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है। तो वर्सेलिस के हॉल में, अब देखिए वर्सेलिस
हॉल में, ठीक है, वर्सेलिस का हॉल है, उस हॉल में क्या होता है कि फर्स्ट, अब तीनों स्टेट्स के होंगे ना, मेरे मतलब 3 स्टेट्स है, सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तीनों पार्ट्स के मेंबर्स इसमें रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट है, सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, दोनों ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, ठीक है। जबकि जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट, इसने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे अपने, कितने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स इसने अपने भेजे थे, ठीक है। अब ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनको पीछे खड़ा होना पड़ा, कहां रहना पड़ा, हैड टू स्टैंड बैक, अब इनको खड़ा होना पड़ता है पीछे, ठीक है। अब ये पीछे खड़े हो रहे हैं, अब देखो क्या होता है, थर्ड स्टेट के अंदर जो लोग हैं कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से, इसमें पीजेंट्स हैं, सॉरी पीजेंट नहीं, इसमें जो थर्ड स्टेट में केवल जो है एजुकेटेड पर्सन्स हैं, एजुकेटेड एंड प्रॉस्पेरस जो है पीपल्स आते हैं, जो मेंबर्स इसमें थे, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था कि जो पीजेंट है, पीजेंट्स, वुमेन्स, आर्टिशंस, ठीक है, आर्टिसंस है, इनको इनकी एंट्री डिनाई कर दी, वर्ड डिनाइड एंट्री, मना कर देगा असेंबली में तुम नहीं आओगे, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने अपने साथ में क्या किया था, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने 40,000 लेटर्स लेके आए थे अपने साथ में इनके, ठीक है, 14,000 लेटर्स जो अपने साथ में ये लेकर आए थे इन लोगों के, ठीक है। अब देखिए वोटिंग होती है, ठीक है। अब वोटिंग का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वोटिंग का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है कि वन जो है, वन वोट रहेगा, वन वोट ऑफ ईच स्टेट। अब हर स्टेट का क्या होगा, एक वोट हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट है, ठीक है ना, ये दो अगर वोट करती है तो इनको वोट क्या हो जाएगा, मेजोरिटी में आ जाएगा, यानी अगर लॉ पास होगा तो 2 के मुकाबले 1 से पास हो जाएगा, वो किसके मुकाबले पास होगा, 2 के मुकाबले 1 से पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर हाल में क्या होगा, थर्ड स्टेट को टैक्स भरना ही पड़ेगा, कि पहले 2 का टैक्स भरेंगे नहीं, ठीक है ना, और वो दो टैक्स, वो नहीं चाहेंगे ना कि हम भी टैक्स भरे, तो दोनों हाथ उठा लेंगे। तो ये सिस्टम का जो है इन्होंने क्या करा, विरोध करा, मना कर दिया इन्होंने कि हम ऐसा नहीं कर रहे। ये सिस्टम जो है लुईस 16 बहुत पहले से चला था, उसी सिस्टम को उसने वापस करता है। लेकिन इस बार जो होता है, जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट ये डिमांड कर रहा है, डिमांड करता है, डिमांडेड दैट 1 person 1 vote and 1 value, 1 वैल्यू। अब ये बोलने लगे भाई एक आदमी का 1 वोट होगा, उस 1 वोट की एक ही वैल्यू होगी, 10 वैल्यू नहीं होगी, ऐसा ये डिमांड की थर्ड स्टेट ने, ठीक है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने बात अपनी कर दी इस तरीके से, ठीक है। अब किंग क्या करता है, किंग रिजेक्ट करता है, किंग रिजेक्टेड दिस ओपिनियन, मना कर देता है कि भाई हम ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो उसी हिसाब से करूंगा। तो जो लोग थे वो क्या करते हैं, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, मेंबर्स ऑफ थर्ड
स्टेट है ना, वॉक आउट ऑफ द पैलेस, आउट ऑफ द पैलेस। अब ये पैलेस से बाहर आ गए, ठीक है ना, प्रोटेस्ट करने के लिए। अब रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड स्टेट्स के, वो अपने आप को स्पोक्समैन की तरफ देखते थे पूरे फ्रेंच नेशन के लिए। बोलते अब फ्रांस के जो देश है, फ्रांस है ना, उसके लिए अब हम क्या है, खुद एक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी आप जो भी करेंगे अब हम खुद कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो 20 जून को, ठीक है ना, 20 जून को ये सब असेंबल हो गए, असेंबल इन टेनिस कोर्ट। मैं उनको जगह नहीं मिली तो कहा चले गए, सीधा सीधे टेनिस कोर्ट चले गए। वर्साइलेस के इंडोर टेनिस कोर्ट वर्साइलेस के महल मॉल पे जाके इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, और डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, डिक्लेयर देमसेल्फ, अपने आप को ही नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, ठीक है ना, अपने आप को इन्होंने क्या बना था, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। भाई मैं क्या हूं, अब हम लोग क्या हो जाएंगे, हम नेशनल असेंबली है, ठीक है ना। ठीक है, यहां पे बात यह है कि इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है ना। अब देखिए, तो इन्होंने कसम खा ली थी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक हम क्या नहीं मानने वाले हैं, ठीक है ना, बिखरेंगे नहीं, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि नॉट टू डिस्पर्स यानी बिखरना, डिस्पर्स टिल दी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन मेड। ये कसम भाई कि जब तक हम तब तक नहीं बिखरेंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब इनका जो लीडर जो था वो था मेरा व्यू, ठीक है ना, मेरा बे और एबीसीएस, ये दोनों इनके लीडर थे, ठीक है ना। अब मेरा बे जो था वो तो एक नोबल फैमिली का था, लेकिन फिर भी ये मानता था कि भाई ऐसी सोसाइटी से किसी को फ्रीडम प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है ना। ठीक है, एबीसीएस एक पृष्ठ था, ठीक है, ये भी ऐसा मानता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब नेशनल असेंबली जो थी बिजी हो गई थी वर्साइलेस में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फ्रांस के अंदर गड़बड़ चल रही थी। अब देखिए क्या हो गया कि एक विंटर के मौसम, सीवर विंटर होता है, सीवर विंटर का मतलब तो बहुत ही भयंकर जब ठंड होती है, और यूरोप के देशों में तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है ना। सीवर विंटर का मतलब होता है बैड हार्वेस्ट। अब जब ज्यादा होगी सर्दी तो हार्वेस्ट कैसे होगी, बैड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी फसलें खराब हो जाएगी ज्यादा सर्दी पड़ने से, ठीक है ना। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो प्राइस है ब्रेड की वो बढ़ जाएगी, प्राइस ऑफ ब्रेड मतलब होता है उनका खाना, रोज या राइस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और बेकर एक्सप्लॉइट करते सिचुएशन का, ठीक है ना। बेकर क्या करते हैं, ऑफन एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन। बेकर जो होते हैं हमेशा इन सिचुएशंस को क्या करते हैं, क्या करेंगे इनको, ये इन सिचुएशन का हमेशा एक्सप्लॉइटेशन उठाते हैं, फायदा उठाएंगे, मतलब ये, ठीक है ना। तो वुमेन्स को लंबी लाइन में लगना पड़ता था, ठीक है ना। बेकर की लाइन है, बेकरी है, ठीक है, और यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई लोगों की, खड़े हैं सब लाइन में, ठीक है ना। ये सब लाइन में किस लिए खड़े हैं, ये क्या है, क्यों है, ठीक है ना, क्यों। अब इस क्यू में सब खड़े हैं, ये क्या एक बेकरी है, बेकरी में खड़े हैं सब खाना खाने के लिए, उनको मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो जो वुमेन्स थी उस समय उन्होंने क्या किया, दुकानों में लूटमार मचा ली, ठीक है ना। वुमेन्स स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, लंबे समय तक खड़े रहने के बाद भी जब उनको नहीं मिला तो वुमेन्स ने क्या किया, कर दिया। फिर उसी समय यानी कि एट द सेम टाइम देखिए अब वुमेन्स क्या कर रही है, दुकानों पर हमला कर रही है,
उसी समय क्या होता है कि किंग जो होता है वो ऑर्डर कर देता है ट्रूप्स को सिटीज में करने के लिए, है ना। द किंग ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, टू मूव इनटू पेरिस। अब देखो ज्यादातर समय जो होता है ना, जो सेना होती है, ज्यादातर जो समय जो सेना होती है वो बॉर्डर पे रहती है दुश्मनों से लड़ने के लिए, है ना, अलग में उनके बेस होते हैं। लेकिन जब भी सेना को अंदर बुला दिया जाता है देश के अंदर, तो समझ लेना चाहिए कि उसमें की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब ट्रूप्स को अंदर बुला लिया गया, ठीक है ना, तब याद करेंगे हम कि 14 जुलाई को, ठीक है ना, ऑन 14 जुलाई, मैंने पिछले सेक्शन बताया, पिछली वीडियो में बताया था, 14 जुलाई के दिन क्या बात है, जो पब्लिक थी, जो भीड़ थी, वो एजिटेटेड थी। एजिटेटेड का मतलब बहुत गुस्से हो गए थे, गुस्से हो गए थे वो, है ना। तो एजिटेटेड क्राउड जो थी उसने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है ना, कंट्रोल एंड डिस्ट्रॉयड किया था, डिस्ट्रॉयड बास्तिल को। मैंने बताया आपको बास्तिल के किले को तोड़ दिया था, है ना, ईटे को, उनके जो ईटे थी उनको एक ही ईट को बाजार में ले जाके बेच दिया था, इतना इन्होंने काम कर लिया था, ठीक है ना। अब ये जो चीजें गांव टू गांव फैल गई, लोगों से लोगों तक, मतलब ये चीज फैल गई, ठीक है ना, कि अब एक रूमर फैलता वापस से कंट्री साइड के अंदर। रूमर्स ये होता है, लोग कहते हैं कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनोर है, लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर, ठीक है ना, हैड हायर्ड, ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं इन्होंने हायर्ड किया बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, ठीक है ना, जो क्या करेंगे, हु आर ऑन द वे, ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द रिप क्रॉप्स, रिप्स क्रॉप्स। अब देखो एक ऐसे अफवाह फैल गई कि कंट्री साइड के देश के अंदर की जो फ्यूडल्स हैं, जो जमींदार होते हैं, उनके द्वारा खरीदे गए, हायर किए गए, मतलब किराए पे लिए गए, ठीक है ना। तो उनके जो लोग थे, कौन, किराए के जो लोग थे, यानी कि जो जमींदार थे, उन्होंने लोगों को किराए पे लेके आए, वो लोग क्या करेंगे, किसानों की पकी हुई फसलों को खराब कर देंगे, ऐसा एक फैल गया था, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, किसान जो थे, इस डर से भी किसानों ने क्या किया, जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स, है ना, पीजेंट्स सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने सीज कर लिया, सीज्ड एंड अटैक, ठीक है, और अटैक कर लिया, ठीक है ना। चटेक्स, देखो क्या होता है ये चटेक्स, मैं बताता हूँ चटेक्स क्या है, देखिए सुने इसको। कैसल होता है, ठीक है ना, कैसल होता है, कैसल यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, महल है, पैलेस है। ये पैलेस वहां जहां पे जमींदार रहते थे, तो जमींदारों के जो पैलेस है उन पे हमला करके उनको सीज कर लिया, इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, ऐसे इन्होंने काम किया। अब जो नोबेल्स है वो कहां जाएंगे, वो भाग गए वहां से, तो कई दूसरे देशों के अंदर हो गए। अब ये जो इतना रिवोल्ट हुआ था, तो लुइस जो 16 है, लुइस 16 जो है, ये फाइनली क्या कहता है, नेशनल असेंबली को मान लेता है ना, एक्सेप्ट, देख लेते कि आप मेरे से मुश्किल है, तो ये एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट द रिकॉग्निशन ऑफ, रिकॉग्निशन यानी पहचान लेते हैं, ऑफ नेशनल असेंबली, यानी अब ये कह देते हैं ठीक है भाई, हम आपको नेशनल असेंबली मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने और इसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। दूसरी बात, एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, ये भी इसे मान लिया, एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल that his powers, ठीक है, would from now
अब जो इसकी पावर होगी चेक होती रहेगी, चेक बाई कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसने मान लिया कि बेटी की मेरी पावर पे जो है अंकुश लगा सकेगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, भाई कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले वही लोग थे, ठीक है ना। अब देखें ऐसे इसने कह लेते कि भाई अब तो मान लिया इसने, ठीक है ना। इसके बाद में क्या कहते हैं, एबोलिश कहते हैं टैक्स। अब देखो 4 अगस्त बड़ी बात हो रही है, 4 अगस्त 1789 जो असेंबली थी, असेंबली ने पास किया, असेंबली पास्ड लॉ टू प्रोहिबिट द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम, ठीक है ना। इस जगह जो फ्यूडल सिस्टम उसको क्या करेंगे, प्रोहिबिट कर दिया, ठीक है ना। एंड ऑल्सो प्रोहिबिट्स टैक्स, टैक्स भी क्या करते हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करते हैं, जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ क्लर्गी, है ना, इनको भी फोर्स किया गया, वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज, उनको भी कहते हैं तुम भी तुम्हारा जो जन्म से अधिकार है वो छोड़ दो, गिव अप देयर प्रिविलेज, ठीक है। इसी वजह गवर्नमेंट को क्या हुआ, कम से कम 2 बिलियन लीवर की एसेट जो है उसने हत्या ली थी, मतलब गवर्नमेंट के पास कितने आगे थे, अब 2 बिलियन लीवर उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को सीज करके प्राप्त कर लिया था, जो उनके ऊपर कर्जा था इतना, ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद में क्या था, फ्रांस क्या बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन जाता है ना। फ्रांस बिकम्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च क्या होता है, देखिए 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग काम पूरा कर लेता है, ठीक है ना। कंप्लीटेड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय नेशनल असेंबली, ठीक है। तो नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ड्राफ्ट कर लिया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ किंग, किंग की पावर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था, ठीक है ना। साथ ही साथ अब देखें क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। अब इन्होंने क्या कर दिया था कि स्टेब्लिश की थी, सबसे पहले जुडिशरी स्टेब्लिश की इन्होंने, जुडिशियरी, है ना, फिर एग्जीक्यूटिव, ये कॉन्स्टिट्यूशन में था, और फिर लेजिस्लेचर। तो किंग ने मान लिया था कि भाई ठीक है मेरी पावर पे लेजिस्लेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू को चेक कर सकते हैं, कंट्रोल हो जाएगा। तो जुडिशरी में जो जज होगा, है ना, यहाँ पे कौन होगा, जज मेन आदमी होता है। एग्जीक्यूटिव कौन है, किंग, एग्जीक्यूटिव कौन मिलेगा, किंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नेशनल असेंबली है, यहाँ पे क्या है, नेशनल असेंबली है, ठीक है ना। इस नेशनल असेंबली के अंदर जो मेंबर्स है वो 745 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स हैं, 745 इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है ना। अब ये जो नेशनल असेंबली को वोटिंग मिलेगा, वोट होगा इसके लिए, ठीक है ना। वोट कौन करेगा, ये करेंगे इलेक्टर्स करेंगे, जो कि करीब 50,000 मेन थे। अब यहाँ पे भी देखो संविधान के अंदर कुछ उन्होंने दोष रख लिए थे, केवल आदमियों को उन्होंने वोट देने का राइट दिया था, ठीक है ना।
ठीक है ना। और कौन वोट करेगा? अब ये इलेक्टर्स है, देखो एक्टिव सिटीजन्स माने गए। क्या माने गए? एक्टिव सिटीजन्स। देखिए एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। अब ये एक्टिव सिटीजन जो है, इनको काम दिया गया था कि तुम वोट दे सकोगे, इंटाइटल्ड टू वोट, इनको वोट देने का राइट दिया गया था, ठीक है ना। और ये अबाउट 4 मिलियन से, अबाउट 4 बिलियन, सॉरी मिलियन से पॉपुलेशन के, ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियंस, यानी केवल 28 मिलियन लोगों को ही क्या मिला था? वोट देने का राइट दिया जा रहा था। और ये कौन थे? ये एक्टिव सिटीजन्स माने गए थे। तो जब एक्टिव सिटीजन है तो पैसिव सिटीजन भी तो होंगे। देखिए यहाँ पे पैसिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स कौन से सिटीजन्स होंगे? जो वोट का राइट जिनके पास नहीं होगा। ऐसे कौन थे? यानी ये नो वोटिंग राइट इनके पास, नो वोटिंग राइट्स। और ये 3 मिलियन लोग थे, मेन इनको माना गया था, ठीक है। और इसके अलावा वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड यूथ, यूथ मीन जो जवान है, यूथ बिलो 25, ये पैसिव सिटीजन से इनके पास कोई राइट नहीं था वोट करने का, ठीक है ना। कोई राइट इनके पास वोट करने का नहीं होता था। अब देखिए कैसे करेगा ये सिस्टम, कैसे वर्क करता था, हम इसको देखेंगे, समझाऊंगा मैं आपको इस तरीके से। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे। नेशनल असेंबली क्या करेगी? इस पे कंट्रोल करेगी। क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। किंग को वीटो होगा, वीटो होगा या नेशनल असेंबली का कोई भी डिसीजन होता है ना, या कोई ऐसा करेगा, किंग उसमें बोल सकता है, ठीक है ना। अब देखो नेशनल असेंबली को कंट्रोल करने के लिए कौन होगा? मिनिस्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? मिनिस्टर्स को रखा गया था जो इनको कंट्रोल करेंगे, मिनिस्टर्स, ठीक है ना। क्या होगा? कंट्रोल करेगी, यानी मिनिस्टर्स को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? नेशनल असेंबली कर रही है। किंग को कौन कंट्रोल कर रहा है? नेशनल असेंबली कर रही है। ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो जज है, एक्टिव सिटीजन जज को भी क्या करेंगे? वोट करेंगे और इसको जुडिशरी में शामिल कर लेंगे। ये एक सिस्टम है वोटिंग का। ये वोट कौन कर रहा है? एक्टिव सिटीजन कर रहे हैं। एक्टिव सिटीजन कौन? 40,000 मैन है। क्या करते हैं? ये वोट करेंगे। किसको चुनेंगे? 745 मेंबर्स को चुनेंगे नेशनल असेंबली के। और ये 745 मेंबर जो होंगे वो किंग की पावर पर कंट्रोल करेगी और शायद ही मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल ये करेगी। ये पॉलिटिकल सिस्टम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का, ठीक है। अब देखें 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसमें जो पावर जो थी लॉ बनाने की वो नेशनल असेंबली के पास आ गई। पावर टू मेक लॉज rested in the hands of National Assembly. पावर जो है लॉ बनाने किसके हाथ में? नेशनल असेंबली के हाथ में आ गया। और नेशनल असेंबली जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, क्या थी? ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती थी। ये इसको डायरेक्टली नहीं चूज कर रहे, इनडायरेक्टली ये इलेक्ट होती थी, ठीक है। तो सिटीजन जो है वोट करते थे ग्रुप इलेक्टर्स को, ठीक है। और ये बाद में जो कर रहे असेंबली चुनते थे। यानी जो 3 बिलियन लोग बताए थे मैंने, 4 बिलियन जो लोग थे, ये 50,000 लोगों को चुनेगी और ये 50,000 लोग मिलकर फिर नेशनल असेंबली को चुनते थे। ये ऐसे कोई सिस्टम उन्होंने बना रखा था, ठीक है ना। वोटिंग राइट्स मैंने आपको बताया था। वोटिंग राइट्स किसको मिला था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? वोटिंग राइट्स, है ना। वोटिंग राइट्स मिला था 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन को, ठीक है ना। ईयर्स ओल्ड पीपल हु, अब वो भी किसको? हु पेड टैक्स, ठीक है ना। जिन्होंने अगले पिछले 3 दिन का मजदूरी जो है टैक्स दी हो, उसी को एक्टिव सिटीजन मान के वोटिंग राइट्स दिए जाते थे।
रिमेनिंग जो बच जाते उनको माना नहीं जाता, तो उनको क्वालिफाई नहीं करते थे कि भाई आप ये हैं, ठीक है। तब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या डिक्लेरेशन हुआ, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ठीक है ना, जिसमें राइट्स दिए गए थे आपको, राइट्स दिए गए थे, कौन से, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है, राइट टू लाइफ दिया गया था। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली थी यहाँ पे, जैसे हमें बहुत बाद में मिली है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो राइट्स हैं, कुछ यहीं से हमने लिए गए। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन हमको दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, बात करने की, अपने विचार व्यक्त करने की फ्रीडम है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी दिया गया था, ठीक है। ये सब कुछ राइट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है ना। और स्टेट्स की ड्यूटी थी कि वो प्रोटेक्ट करे, तो ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जो है ये एक पार्ट जो इसका पूरा हो जाता है। अब इस पार्ट पूरा होने के लिए आप क्या करते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, दीज आर योर एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब आपकी बुक की जो क्वेश्चंस है वही है, ठीक है ना, ये आपको करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, आपको उसी से करना, मतलब जो मैंने अभी लिखा है उसी में है। ये वाला आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपको सोच समझ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।